हेलो फ्रेंड्स, आज मैं कैरिज वर्कशॉप लालागुड़ा के अंतर्गत कंडक्ट करवाए गए जूनियर इंजीनियर के पेपर्स के सॉल्यूशन देखेंगे। इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहे एवं वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि यह पेपर साउथ सेंट्रल रेलवे के अंतर्गत जो लालागुड़ा वर्कशॉप आते हैं वहाँ पर यह पेपर जूनियर इंजीनियर पोस्ट के लिए कंडक्ट करवाया गया था। अगर बात करें यह एग्ज़ाम पेपर की तो यह पेपर 25% LDCE कोटा के अंतर्गत मैकेनिकल डिपार्टमेंट के लिए पेपर कंडक्ट करवाए गए थे। एग्ज़ाम डेट की अगर बात करें तो यह 7 जून 2024 को ये पेपर कंडक्ट करवाए गए थे। इसमें अगर बात करें नंबर ऑफ क्वेश्चंस के तो इस पेपर के अंतर्गत टोटल 110 प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें कैंडिडेट को केवल और केवल 100 प्रश्न का जवाब देना था, जिसके लिए कैंडिडेट को पूरे 2 घंटे का समय दिए गए थे इस पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए। इसके अलावा अगर बात करें इस पेपर की अंतर्गत तो इस पेपर के अंतर्गत 1/3 नेगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान यहाँ पर किए गए थे। आगे चलिए देखते हैं कि इस पेपर के अंतर्गत कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। पहले प्रश्न की यहाँ पर बात करें हम, पहले प्रश्न पूछे गए थे 1/4 ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 2 लेस देन 1/3 ऑफ द सेम नंबर देन द नंबर इज। यहाँ पर बोला गया कि 2 अंकों का कोई एक संख्या है जिसका चौथा भाग इसी संख्या की 1/3 से 2 कम है, तो वो संख्या कौन सा होगा वो यहाँ पर पूछे गए हैं प्रश्न के अंतर्गत। तो यहाँ पर कोई 2 डिजिट्स का नंबर है जिसको हम अगर x कंसीडर करते हैं तो यहाँ पर बोला गया कि 1/4 ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 2 लेस देन द 1/3 ऑफ द सेम नंबर। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि x कोई नंबर है उसका 1/4 1/4 हो जाएगा यहाँ पर, जो कि इक्वल है उसके 1/3 से लेस देन 2 कम है वहाँ पर। अब इस प्रकार के हम बात करें तो यहाँ पर आप 2 को उस तरफ ले जाएंगे लेफ्ट साइड, और यहाँ पर जो आपका इक्वेशन बनेगा वो x/3 -x/4 हो जाएगा यहाँ पर। जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपका जो निकल कर आएगा वैल्यू वह x का वैल्यू 24 निकल कर आएगा, यानी यहाँ पर जो नंबर निकल कर आएंगे वो 24 इस प्रश्न के लिए होगा। यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर D करेक्ट उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न की यहाँ पर बात करें, इफ अ ट्राइंगल बेस एस इज इंसर्टेड विद इन अ स्क्वायर ऑफ बेस ऑफ एस फाइंड आउट द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ द ट्राइंगल टू स्क्वायर। यहाँ पर बोला गया है कि कोई एक त्रिभुज है जिसका यहाँ पर बेस एस है, जिसको एक स्क्वायर के अंतर्गत इंसर्ट किया जाता है जिसका भी बेस एस है। तो इस केस में इस प्रश्न को अटेम्प्ट करने के लिए अगर बात करें हम तो यह केस तब बन पाएगा जब हमारा एक स्क्वायर है और जिसका बेस एस है और ट्राइंगल का भी बेस एस हो, तो किसी न किसी एक एड्ज जो स्क्वायर का है वहाँ पर हमें ट्राइंगल के बेस को पुट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम सिंपली एक ट्राइंगल जो है यहाँ पर हम पुट करेंगे। इस प्रकार दोनों का एस हमारा जो बेस होगा वो एस रहेगा। तो इस प्रकार के बेस जब हमारा बनेगा तो यहाँ पर आप देख पा रहेंगे कि जो हमारा सेंटर जो होगा वह एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का कोण फॉर्मेशन करेगा यहाँ पर। अब यहाँ पर हमसे प्रश्न पूछे गए हैं कि रेशियो जो पूछा गया है एरिया ऑफ ट्राइंगल टू स्क्वायर्स के रिस्पेक्ट में पूछे गए हैं। तो यहाँ पर हमारा राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है। चूँकि आप जानते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल का जो एरिया होता है वह हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो इस केस में यहाँ पर ए बी किनारा जो है हमारा स्क्वायर का वो एस रहेगा, तो इस केस में जो हमारा हाइट भी होगा वो एस ही रहेगा। तो यहाँ पर हम बात करें ट्रायंगल का एरिया का, तो ट्रायंगल का जो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल के केस में अगर बात करें तो हाफ इंटू एस इसका बेस है और हाइट भी इसका एस रहेगा। और स्क्वायर के केस जो हमारा होता है कि एरिया ऑफ स्क्वायर जो होता है वह एड्ज का स्क्वायर हो जाता है। तो यहाँ पर सिंपली इसका स्क्वायर रहेगा, यहाँ पर सिंपली दोनों कट हो जाएंगे। तो जो रेशियो निकल कर आएगा ट्रायंगल का स्क्वायर के रिस्पेक्ट में वह 1:2 निकल कर आएगा। तो इस प्रकार का अगर बात करें हम ऑप्शन का तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर
ए में दिए गए हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर बात करें हम, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 100 आर्टिकल्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 75 आर्टिकल्स देन फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। यहाँ पर बोला गया है कि कोई आर्टिकल्स है जिसका कॉस्ट प्राइस 100 आर्टिकल्स का जो कॉस्ट प्राइस है वो इक्वल है 75 आर्टिकल्स के सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो यहाँ पर हम बात करें कि जो हमारा कॉस्ट प्राइस है सीपी है 100 आर्टिकल्स का, वो इक्वल है हमारा सेलिंग प्राइस जो है 75 आर्टिकल्स का, इसके इक्वल है। तो यहाँ पर हम सिंपली कॉस्ट प्राइस यहाँ पर हमारा रहेगा, नीचे हम सेलिंग प्राइस को ले आएंगे और जो हमारा निकल कर आएगा 75/100 होगा। यहाँ पर 3 और यहाँ पर हमारा 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि जो कॉस्ट प्राइस है आपका वो 3 निकल कर आया है और जो सेलिंग प्राइस है वो आपका 4 निकल कर आया है। अब यहाँ पर चूँकि आप जानते हैं कि प्रॉफिट परसेंटेज जो होता है वह प्रॉफिट इंटू 100 बाई कॉस्ट प्राइस होता है। तो प्रॉफिट जो होगा सिंपली यहाँ पर वह चूँकि सेलिंग प्राइस 1 ज़्यादा है यहाँ पर, तो 1 यहाँ पर प्रॉफिट होगा। कॉस्ट प्राइस जो है हमारा 3 है और यहाँ पर हमारा 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर जो प्रॉफिट परसेंटेज निकल कर आएगा हमारा वह 33.33% आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन इज कॉल्ड। यहाँ पर स्ट्रेस का स्ट्रेस के रिस्पेक्ट में जो हमारा रेशियो होगा वो क्या कहलाएगा। तो स्ट्रेस जो होता है और रिस्पेक्ट जो हमारा स्ट्रेन है, इन दोनों का जो रेशियो होता है वह हम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के तौर पर जानते हैं, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, इन CTRB लेटर टी स्टैंड्स फॉर। CTRB के लेटर्स में हमारा जो टी जो रिप्रेजेंट करता है जिसका अर्थ होना चाहिए वो क्या होगा। तो CTRB का फुल फॉर्म होता है कार्टेज, टेपर, रोलर, बियरिंग होते हैं। तो जो टी जो रिप्रेजेंट करता है वो टेपर्स को, जो टेपर वाले पोर्शन होते हैं उनको यह रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर बात करें हम तो ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। CTRB मेनली जो हमारा LHV कोच हो या जो हमारा कैसनप टाइप्स के जो बोगी होते हैं इनमें बियरिंग के तौर पर प्रयोग किए जाते हैं CTRB का। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर बात करें हम तो नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं, इन अ कोच व्हाट इज द टर्म टियर लोड इंडिकेट्स। कोच के टर्म के अंतर्गत जो टियर लोड जो टर्म होता है हमारा कोच के अंतर्गत वो क्या इंडिकेट करता है। तो टियर लोड की अगर बात करें हम टियर बेट या टियर लोड का, तो यह सिंपली हमारा जो बेट होता है कोच का एम्प्टी कंडीशन में विदाउट बोगी एंड एक्सल्स के रिस्पेक्ट में वो हमारा टियर बेट कहलाता है। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा बात करें हम पेलोड का, तो पेलोड जो होता है वो वेट ऑफ कमोडिटी लोडेड ऑन वैगन और कोचेज जो होता है, जो हम कोचेज या वैगन के अंतर्गत जो कमोडिटी लोडेड करते हैं उसे पेलोड के तौर पर जानते हैं। जबकि ग्रॉस वेट जो होता है हमारा ग्रॉस वेट वो हमारा टियर वेट प्लस पेलोड के इक्वल होता है। पेलोड सिंपली हमारा कमोडिटी जो लोडेड किए जा सकते हैं, टियर वेट जो हमारा एम्प्टी कंडीशन में कोच या वैगन हो विदाउट बोगी एंड एक्सल्स के रिस्पेक्ट में जो हमारा वेट निकल कर आएगा वह उस पार्टिकुलर वैगन या कोचेज का टियर वेट कहलाएगा। और दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो यहाँ पर आपके ग्रॉस वेट निकल कर आ जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, आडिसो टेक्निकल पैम्पलेट्स G80 इज रिलेटेड टू, यानी जो हमारा G80 का जो प्रयोग किया जाता है आडिसो टेक्निकल पैम्पलेट्स के अंतर्गत वो किससे संबंधित है वो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो जो G80 का प्रयोग हम करते हैं वह सिंपली CBC फॉर वर्कशॉप स्टाफ के लिए हम करते हैं, यानी जो हम इंस्पेक्शन एवं मेंटेनेंस जो करते हैं CBC का, यह रिलेटेड होता है हमारा वर्कशॉप से रिलेटेड होते हैं। यहाँ पर हम बात करें ऑप्शन नंबर का,
यह हमारा वर्कशॉप से रिलेटेड होता है। वहीं G76 की अगर बात करें तो यह ओपन लाइन में जो हमारा यूजेज होते हैं CVC का, उनसे यह रिलेटेड होता है। तो यहाँ पर प्रश्न में केवल G80 पूछा गया था, तो इंस्पेक्शन एंड मेंटेनेंस रिलेटेड टू वर्कशॉप्स फॉर CVC। यहाँ पर ऑप्शन नंबर की अगर बात करें हम, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर B करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है द साइड व्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉन इन, यानी किसी ऑब्जेक्ट के साइड व्यू को डैश में ड्रॉ किया जाता है। तो यहाँ पर हम सिंपली बात करें कि कोई हमारा प्लेन है, यहाँ से अगर बात करें हम कि अगर यहाँ से आप देखते हैं तो इस केस में आपके लिए जो फ्रंट व्यू होगा यह आपका फ्रंट व्यू होगा। तो फ्रंट व्यू को जो रिप्रेजेंट करता है वह सिंपली वर्टिकल प्लेन्स पर रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर जो होगा निकल कर आएगा वह वर्टिकल प्लेन निकल कर आएगा, जबकि ये आपके लिए साइड व्यू रहेगा। साइड व्यू जो होता है वो रिप्रेजेंट होता है सिंपली प्रोफाइल प्लेन पर रिप्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर प्रोफाइल प्लेन हो जाएगा। जबकि अगर बात करें हम, यह जो होगा वो आपके टॉप व्यू को रिप्रेजेंट करेगा और यह होता है हॉरिजॉन्टल प्लेन पर, हॉरिजॉन्टल प्लेन हो जाएगा टॉप व्यू के लिए। अब यहाँ पर पूछा गया था कि जो हमारा साइड व्यू होता है वो रिप्रेजेंट करता है सिंपली हमारा ड्रॉ किया जा सकता है, वह प्रोफाइल प्लेन के ऊपर ड्रॉ किए जाते हैं। और जो हमारा साइड व्यू होता है वह सिंपली किसी ऑब्जेक्ट के हाइट एवं उसके थिकनेस को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका भी आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि जो साइड व्यू होता है वो किसी ऑब्जेक्ट को क्या क्या दर्शाने में यूज में लिया जाता है। तो यह सिंपली उस ऑब्जेक्ट के हाइट एवं थिकनेस को रिप्रेजेंट करता है। और साइड व्यू जो होता है वह हम सिंपली प्रोफाइल प्लेन के ऊपर ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर जो निकल कर आएगा यहाँ पर वो ऑप्शन नंबर C यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, प्रोफाइल प्लेन। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं बोगी कोडल लाइफ, बोगी का जो कोडल लाइफ होता है वह कोडल लाइफ जब तक हम इस बोगी को यूज में ले सकते हैं यह 25 ईयर्स होता है। यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर D करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है WSP इज यूज्ड इन विच सर्किट ऑफ द LHP कोच, LHP कोच के किस सर्किट में हम WSP का प्रयोग करते हैं। तो यह जो हम WSP का प्रयोग करते हैं वो हम ब्रेक सर्किट के अंतर्गत करते हैं। तो यहाँ पर बात करें हम तो ऑप्शन नंबर B इसका सही उत्तर हो जाएगा। जब हमारा जो कोचेज या जो हमारे चक्के जब स्लाइड होते हैं तो इनको प्रोटेक्ट करने का काम जो करते हैं वह WSP डिवाइस के माध्यम से होता है, जिसमें हमारा मेनली अगर देखा जाए तो WSP के अंतर्गत हमारा स्पीड सेंसर, फोनिक व्हील, माइक्रो प्रोसेसर, प्रेशर स्विच और डंप वाल्व अपना काम प्रॉपर रूप से करते हैं ताकि जो हमारा व्हील जो है वह स्लाइड होने से बचाया जा सके। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन गिव्स द मेजर ऑफ, जो न्यूटन्स का जो लॉ ऑफ मोशन है वह किसको मेजर करता है। तो जो न्यूटन का जो लॉ ऑफ मोशन है या जो हमारा इक्वेशन देता है वह F = ma होता है। m जो है वह सिंपली हमारा मास यानी मास को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि a हमारा एक्सेलरेशन यानी त्वरण को यह रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि जो न्यूटन्स का जो लॉ ऑफ मोशन है वह सिंपली हमारा फोर्स बल को मेजर करने का में यूज में लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर A इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं एक्सियल क्लियरेंस ऑफ CTRV फिटेड इन LHV कोचेज इन रेंजिंग बिटवीन डैश, यानी जो हमारा LHV कोचों में जो हमारा CTRV फिटेड होते हैं इनका एक्सियल क्लियरेंस का जो रेंज होता है जिसमें यह वेरी करते रहते हैं वो रेंज क्या है। तो CTRV की बात करें एक्सियल क्लियरेंस का तो यह
0.58 से लेकर 0.74 mm के रेंज में इसका एक्सियल क्लियरेंस वेरी करते रहते हैं। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, टेस्टिंग ऑफ एफपी और बीपी होज पाइप सेल बी डन विथ डैश केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। जब भी हम यूज में लेने से पहले लेते हैं बीपी या एफपी होज पाइप्स को, उससे पहले इसका टेस्टिंग किया जाता है कि यह प्रॉपर रूप से कार्य करने के लिए रेडी है या नहीं है। तो यह जब टेस्टिंग किए जाते हैं बीपी या एफपी पाइप्स होज पाइप्स का, यह 10 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर के माध्यम से हम टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, क्लच, वेरल, ट्रैक्शन स्लीव एंड पे आउट स्प्रिंग ETC आर द पार्ट्स ऑफ फ्लोइंग मेन असेंबली। यानी यहाँ पर बोला गया कि जो क्लच है, वेरल है या ट्रैक्शन स्लीव है या पे आउट स्प्रिंग है, यह सारे कौन से मेन असेंबली के पार्ट्स के तौर पर हम यहाँ पर आते हैं। तो यहाँ पर सिंपली बात करें कि जो हमारा क्लच हो, वेरल हो, ट्रैक्शन स्लीव हो या पे आउट स्प्रिंग हो, ये सारे के सारे हमारे स्लैक लिस्ट बैरल यानी ACB के पार्ट्स के तौर पर आते हैं। और ये इसके अंतर्गत हमारा A डायमेंशन और E डायमेंशन होते हैं, जिनके मेजरमेंट के आधार पर हम जो हमारा ब्रेक ब्लॉक्स और जो व्हील थ्रेड्स है इसके बीच के गैप को मेंटेन करने का काम करते हैं। यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। यह सिंपली ऑटोमेटिक रूप से दोनों चक्के एवं ब्रेक ब्लॉक्स के बीच क्लियरेंस को एडजस्ट करने का काम करते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, इन सिंगल कोच टेस्ट रिग व्हाट डू यू मीन बाय इनसेंसिटिविटी टेस्टिंग। इनसेंसिटिविटी टेस्टिंग से आप क्या समझते हैं जब यह सिंगल कार्ड टेस्टिंग के अंतर्गत यहाँ पर पूछा गया है। तो SCTR की अगर बात करें हम सिंगल कार्ड टेस्ट रिग के अंतर्गत, जो हमारा इनसेंसिटिविटी टेस्ट जो होता है, इसमें सिंपली हम प्रेशर जो होता है बीपी प्रेशर, वो हम 0.3 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर 60 सेकेंड तक हम ड्रॉप करते हैं। इस दौरान देखा जाता है कि जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व होता है वो हमारा सेंस नहीं करना चाहिए और ब्रेक भी हमारा नहीं लगने चाहिए, इसका ध्यान रखा जाता है। तो यह प्रक्रिया जो होता है प्रोसेस, इसे हम इनसेंसिटिविटी टेस्ट के तौर पर जानते हैं। और यह SCTR यानी सिंगल कार्ड टेस्ट यानी कोच टेस्ट रिग के माध्यम से यह टेस्ट किए जाते हैं। यहाँ पर बात करिए ऑप्शन नंबर का, तो इस प्रकार के ऑप्शन नंबर डी में दिए गए हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, इन विच एरिया ISO 3834 इज अवॉर्डेड टू मेंटेन सर्टेन पैरामीटर्स। यानी यहाँ पर बोला गया है कि किस क्षेत्र में निर्धारित मानकों को बरकरार रखने के लिए दिया जाता है ISO 3834। तो यह जो दिया जाता है ISO 3834, यह सिंपली जो हमारा वेल्डिंग क्वालिटी होता है, क्वालिटी, इनको देखते हुए यह जो ISO स्टैंडर्ड्स है यह अवॉर्डेड किए जाते हैं। यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा, वेल्डिंग क्वालिटी। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं वो पूछे गए हैं बी क्लास फायर इज ऑफ फ्लोइंग मटेरियल्स। यानी निम्नलिखित में से जो बी क्लास के अंतर्गत जो आग के श्रेणी आते हैं, इनमें कौन कौन से पदार्थ को शामिल किया जाता है वो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो यहाँ पर हम बात करें सिंपली कि जो फायर होता है यह सिंपली ट्रायंगुलर शेप के अंतर्गत आते हैं। इसमें हम बात करें फायर के कॉम्बिनेशंस का, तो इसमें ऑक्सीजन, फ्यूल और हीट जो होता है, तीनों के कंबाइंड रूप से कॉम्बिनेशन होने पर फायर्स का फॉर्मेशन होते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि जो हमारा मेनली जो होता है वह 4 टाइप्स के 4 टाइप्स के हमारे क्लासेस होते हैं
फायर्स के, जिसमें हमारा बात करें जो क्लास ए होता है, क्लास ए के अंतर्गत हमारा वुड, पेपर, प्लास्टिक, क्लोथ्स वगैरह इसके अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। जबकि क्लास बी के अंतर्गत अगर बात करें हम, तो क्लास बी के अंतर्गत हमारा फ्लेमेबल जो लिक्विड्स होते हैं जैसे कि पेट्रोल, डीजल्स, ग्रीस वगैरह जो होते हैं आइटम्स, उनको क्लास बी फायर्स के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। जबकि क्लास सी की अगर बात करें हम, तो इसके अंतर्गत हम इलेक्ट्रिकल जो हमारा आइटम्स होते हैं उनको शामिल किया जाता है। जबकि क्लास डी के अंतर्गत जो मेटल्स वाले होते हैं जैसे कि पोटेशियम, सोडियम, अल्मुनियम, मैग्नीशियम, इनको शामिल किया जाता है क्लास डी के अंतर्गत। यहाँ पर पूछा गया था कि जो क्लास बी के अंतर्गत कौन से मटेरियल्स इसमें शामिल होते हैं, तो इसमें सिंपली हमारा केवल और केवल फ्लेमेबल लिक्विड्स शामिल होंगे। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर फ्लेमेबल लिक्विड्स जो है वो हमारा पेट्रोल और डीजल है, जिसको क्लास बी के अंतर्गत रखा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, जाइग्लो टेस्टिंग ऑफ फ्लोइंग कंपोनेंट्स इज डन इन। कारखाने में जो जाइग्लो परीक्षण किया जाता है वो किस कलपुर्जे जो हमारे पार्ट्स होते हैं इनको चेक करने के लिए किए जाते हैं। तो सिंपली हम बात करें जो जाइग्लो टेस्टिंग होता है, जाइग्लो टेस्टिंग या सिंपली हमारा जो रोलर बियरिंग होते हैं हमारे, इनको चेक करने के लिए किया जाता है। रोलर वियरिंग को चेक करने के लिए किया जाता है ताकि इसके ऊपर कोई क्रैक्स वगैरह हो तो इसको आइडेंटिफाई किया जा सके जाइग्लो टेस्ट के माध्यम से। जबकि एक होता है हमारा यूएसटी टेस्ट, अल्ट्रासोनिक टेस्ट, या सिंपली हमारा एक्सेल के अंतर्गत जो हमारा इंटरनल क्रैक्स होते हैं इनको डिटेक्ट करने का काम हमारा यूएसटी टेस्ट के माध्यम से किया जाता है। तो यहाँ पर केवल जाइग्लो टेस्टिंग के लिए पूछा गया था, तो रोलर बियरिंग इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट उत्तर होंगे, रोलर बियरिंग। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं वह पूछे गए हैं द प्लूरल वर्ड ऑफ इंग्लिश वर्ड हाफ। हाफ एक सिंगुलर वर्ड है, इसको प्लूरल में कन्वर्ट करने के लिए जो हमारा सफिक्स जब हमारा किसी वर्ड में एफ अगर लास्ट में आता है तो इसको रिमूव करके हम वी ई एस जो होता है सफिक्स, इसको हम ऐड करते हैं। तो यहाँ पर सिंपली एफ को रिमूव करेंगे और ऐड करेंगे हम वी ई एस। तो यहाँ पर हमारा हाल्फ्स जो कि हमारा प्लूरल वर्ड यहाँ पर बन के तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर इस प्रकार का डी में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है लेबल कलर कोड ऑफ कंप्रेस्ड एयर पाइपलाइंस एज पर इंडियन स्टैंडर्ड कोड्स इज। यानी इंडियन स्टैंडर्ड कोड्स के अनुसार जो हम कंप्रेस्ड एयर पाइप्स लाइनों का जो रंग निर्धारित करते हैं वो कौन सा रंग निर्धारित करते हैं। तो जब भी हमारा कंप्रेस्ड एयर पाइपलाइंस के लिए कलर निर्धारित करना हो लेबल कलर कोड, तो वो हमारा ब्लू कलर होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है लास्ट कंडमिंग साइज टू डिस्कार्ड ए आईसीएफ व्हील डाया फ्रॉम सर्विस इन एमएम। यहाँ पर बोला गया कि जो हमारा आईसीएफ व्हील डिस्क का जो कंडमिंग साइज होता है जिसमें हम इसको सर्विस से डिस्कार्ड करते हैं आईसीएफ व्हील डिस्क को, वो लास्ट कंडमिंग साइज यहाँ पर पूछा गया है। तो जो लास्ट कंडमिंग साइज होता है वह 813 mm होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है मिनिमम ग्लास वैल्यू रिक्वायर्ड फॉर अ कोच पेंट इन वर्कशॉप। वर्कशॉप के अंतर्गत कोच में पेंटिंग करने के लिए जो मिनिमम ग्लास वैल्यू की रिक्वायरमेंट होता है वो कितना होता है। तो मिनिमम जो ग्लास वैल्यू होता है वो 85 ग्लास वैल्यू की रिक्वायरमेंट यहाँ पर होता है। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर इन पीएल नंबर। पीएल नंबर के अंतर्गत कितने अंक होते हैं। पीएल नंबर सिंपली प्राइस लिस्ट नंबर को रिप्रेजेंट करता है और यह मेनली 8 डिजिट्स के नंबर होते हैं जिसका प्रयोग हम स्टॉक
आइटम में करते हैं। यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर बात करें हम, द डिटेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बजट अलॉटमेंट मेड टू रेलवे इज कंटेन इन। रेलवे को मिलने वाले बजट का विवरणात्मक वितरण डैश में रहता है, यह यहाँ पर पूछा गया था। जब भी कोई रेलवे के जो बजट अलॉट किए जाते हैं वो कौन से बुक के अंतर्गत रहते हैं, तो यह जो होता है वह पिंक बुक के अंतर्गत यह बजट को शामिल किए जाते हैं। जब भी कोई बजट अलॉटमेंट रेलवे के अंतर्गत उनके बजट से रिलेटेड जो डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं वो पिंक बुक के अंतर्गत किए जाते हैं। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, इन वीईडी एनालिसिस डी स्टैंड्स फॉर। वीईडी एनालिसिस में डी का क्या तात्पर्य है वो यहाँ पर पूछा गया है। तो जब भी कोई हम आइटम्स को प्रॉपर रूप से मॉनिटरिंग करने के लिए जो हम टर्म लेते हैं उसे हम इन्वेंटरी कंट्रोल के तौर पर जानते हैं, सूची नियंत्रण। इसी प्रोसेस के अंतर्गत हमारा ABC प्रोसेस होता है जिसे हम ऑलवेज बेटल कंट्रोल प्रोसेस बोलते हैं। सेकेंड जो प्रोसेस हम लेते हैं वो जिसे हम VED बोलते हैं, विटल इसेंशियल डिजायरेबल। और एक और प्रोसेस हम लेते हैं यूज में, उसे हम एफिशिएंट यानी फास्ट स्लो नॉन मूविंग आइटम्स के तौर पर लेते हैं, जिससे जो हमारा फाइनेंशियल परफॉर्मेंस होता है वो काफ़ी इम्प्रूव होता देखने को मिलते हैं इन्वेंटरी कंट्रोल के माध्यम से। तो यहाँ पर जो VED के अंतर्गत जो हमारा डी स्टैंड्स है वह सिंपली हमारा डिजायरेबल को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर बात करें हम ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, डिजायरेबल आइटम्स। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, विच अमॉन्ग फॉलोइंग इज अ मटेरियल इंस्पेक्टिंग एजेंसी। निम्नलिखित में से कौन सा मटेरियल इंस्पेक्टिंग एजेंसी है। तो मटेरियल इंस्पेक्टिंग एजेंसी की अगर बात करें हम निम्नलिखित में से, तो इसमें हमारा रेट्स इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर डी। इसके अलावा नायर नेशनल एकेडमी ऑफ इंडिया रेलवे है, जहां पर हमारा जितने भी ग्रुप ए या बी के जितने भी ऑफिसर्स होते हैं रेलवे के अंतर्गत, यहाँ पर इनके द्वारा एग्जाम लिए जाते हैं ग्रुप बी का। इसके अलावा जितने भी हमारे ट्रेनिंग प्रोसेस होते हैं ये भी यहाँ पर ही दिए जाते हैं। इसके अलावा बात करें IRIME की अगर बात करें, इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट्स ऑफ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, यह मेनली हमारा जमालपुर के अंतर्गत है, जहाँ पर ग्रुप ए या बी के जो ऑफिसर्स होते हैं मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड, इनका ट्रेनिंग यहाँ पर दिए जाते हैं। इसके अलावा अगर बात करें IRICEN के यानी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट्स ऑफ सिविल इंजीनियरिंग का, इसका जो लोकेटेड है वह पुणे के अंतर्गत लोकेटेड है, जहाँ पर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से रिलेटेड जितने भी ऑफिसर्स होते हैं इनका ट्रेनिंग यहाँ पर दिए जाते हैं। जबकि नायर बड़ोदरा गुजरात के अंतर्गत सिचुएटेड है। और यहाँ पर मटेरियल इंस्पेक्टिंग एजेंसी के बारे में पूछा गया था, रिट्स यानी रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, स्टैंडर्ड फॉर्म 1 इज इशू फॉर, यानी SF1 जो इशू किया जाता है वह मेनली सस्पेंशन के रिगार्डिंग जारी किया जाता है। यानी कभी कोई कर्मचारी को अगर सस्पेंड करना हो तो इसमें जो हम यूज में लेते हैं वो हम SF1 का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा सेंस्योर जो है वह माइनर पेनाल्टी के अंतर्गत आता है। इसके लिए कर्मचारी को SF11 जारी किया जाता है। माइनर पेनाल्टी SF11 के लिए जारी की, जबकि जो मेजर पेनाल्टी होता है इसके अंतर्गत कर्मचारी को SF5 जारी किए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, विच एजेंट इज यूज्ड इन प्लाज्मा कटिंग। प्लाज्मा कटिंग के अंतर्गत कौन सा एजेंट का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें सिंपली हम कंप्रेस्ड एयर का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिसके माध्यम से हम अगर बात करें हम तो स्टेनलेस स्टील वगैरह जो होता है उसको आसानी पूर्वक हम कट कर सकते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है व्हाट इज द फुल नेम ऑफ क्रीस। क्रीस का फुल नेम यहाँ पर क्या है? तो क्रीस का फुल नेम होता है सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम। जितने भी भारतीय रेलवे के अंतर्गत जितने भी टेक्निकल काम जो है हमारा रन किए जा रहे हैं, चाहे जो हमारा टिकटिंग पोर्टल हो या हमारा FOIS हो या FMM हो या CMM हो, जितने भी हमारे टेक्निकल्स ऐप्स वगैरह होते हैं, ये सारे के सारे हमारा क्रीस के द्वारा ही डेवलप किए जाते हैं और उसका मैनेजमेंट किए जाते हैं। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर B करेक्ट उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है व्हाट इज द डेजिग्नेशन ऑफ हेड ऑफ नायर नेशनल एकेडमी ऑफ इंडियन रेलवे बड़ोदरा। यानी रेलवे स्टाफ कॉलेज बड़ोदरा में जो हमारा मेन जो हेड होते हैं नायर्स का, उनका डेजिग्नेशन जो पोस्ट होता है वो क्या होता है? तो वो होता है डायरेक्टर जनरल, DG पोस्ट होता है। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर A इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है एनेलिंग ऑफ स्टील इज डन टू इम्पार्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ स्टील। जो हम स्टील में निम्न में से किस गुण को प्राप्त करने के लिए हम एनेलिंग प्रोसेस को करते हैं? तो एनेलिंग प्रोसेस करने का जो यहाँ पर पर्पस होता है कि ताकि जो हमारा स्टील है, स्टील के अंतर्गत जो हार्डनेस है उनको रिड्यूस किया जा सके, इंटरनल स्ट्रेस को रिमूव किया जा सके, साथ ही साथ इसके जो हमारा डक्टिलिटी है इनको इंक्रीज किया जाता है एनेलिंग प्रोसेस के माध्यम से। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन होगा वो ऑल ऑफ दीज यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर D। इसके अलावा यहाँ पर बात करें कि जो एनेलिंग प्रोसेस होता है इसमें सिंपली स्टील को एक सूटेबल टेम्परेचर तक गर्म किया जाता है और उसी पार्टिकुलर टेम्परेचर में कुछ समय के लिए होल्ड किए जाते हैं। इसके बाद धीरे धीरे स्लोली रूप से यहाँ पर उसको ठंडे किए जाते हैं। यही प्रोसेस जो होता है वो एनेलिंग प्रोसेस कहलाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न की बात करें हम, द थिकनेस ऑफ द ब्रेक पैड फिटेड इन द LHV ब्रेक सिस्टम। LHV ब्रेक सिस्टम के अंतर्गत जो हमारा ब्रेक पैड लगा होता है इनका थिकनेस कितना होता है? इनका थिकनेस होता है 35 mm। तो यहाँ पर बात करें हम ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर C इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है द मिनिमम परमिसिबल व्हील गेज ऑफ ब्रॉड गेज कोचिंग स्टॉक। ब्रॉड गेज कोचिंग स्टॉक के लिए जो मिनिमम परमिसिबल व्हील गेज होता है वो कितना होता है? तो व्हील गेज जो होता है वो एक ही एक्सल पर दो चक्कों के व्हील फ्लैंजेस के बीच की दूरी को यह रिप्रेजेंट करता है और यह जो डिस्टेंसेज होता है वह 1600 प्लस 2 माइनस 1 mm होता है। यहाँ पर मिनिमम परमिसिबल पूछा गया था तो 1599 mm इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर C यहाँ पर करेक्ट उत्तर होंगे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है मिनिमम फ्लैंज थिकनेस इज फॉर हाई स्पीड ICF कोचेज। हाई स्पीड ICF कोचेज के लिए मिनिमम फ्लैंज थिकनेस कितना होना चाहिए? तो नॉर्मली जो फ्लैंज थिकनेस जो होता है वो 28.5 mm होता है। जब यह रिड्यूस होकर 22 mm तक रहेगा तो यहाँ पर हम हाई स्पीड तक यूज में लेंगे। इससे बिलो अगर होता है तो नॉर्मली हम 16 mm तक हम यूज में लेते हैं। इससे बिलो होने पर यानी यह कंडेमनिंग लिमिट्स को रिप्रेजेंट करता है 16 mm। तो यहाँ पर पूछा गया था कि जो हम हाई स्पीड तक के लिए यूज में ले सकते हैं तो 22 mm इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर की अगर बात करें हम तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर C करेक्ट उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर बात करें हम तो नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं BP प्रेशर इन रियर SLR सेल नॉट बी लेस देन। यानी रियर SLR के अंतर्गत BP प्रेशर कितने से कम नहीं होनी चाहिए? तो इंजन में 5 kg प्रेशर ब्रेक पाइप का होता है। SLR के अंतर्गत मिनिमम 4.8 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर से कम नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर C इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है बफर हाइट ऑफ अ लोडेड कोच और SLR सेल नॉट बी लेस देन।
अगर कोई लोड कोच या SLR लोडेड कंडीशन में अगर होता है तो इस दौरान जो बफर हाइट होगा वह मिनिमम 1030 mm से कम नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट इज द न्यू व्हील डायमीटर ऑफ ICF और RCF कोचेज। ICF और RCF कोचेज का नए चक्कों का व्यास जो होता है वह 915 mm होते हैं। यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट शैल बी द पीरियड फॉर POH ऑफ ICF कोच अटैच्ड विथ एनी मेल और एक्सप्रेस ट्रेन। यानी यहाँ पर बोला गया है कि जो मेल और एक्सप्रेस ट्रेन जो ICF कोच के साथ अटैच्ड है, इनका पीरियोडिक ओवरहॉलिंग का जो इंटरवल होता है वो कितने अंतराल पर किए जाएंगे। तो जब भी कोई मेल और एक्सप्रेस ट्रेन अगर ICF कोचेस के साथ अटैच्ड हो तो इनका जो POH अवधि होता है वो 18 मंथ्स के अंतराल पर किए जाते हैं। तो यहाँ पर बात करिए ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें हम डिपार्टमेंटल कोचेज का POH अगर ICF कोचेज के साथ अटैच्ड हो तो इनका अंतराल 24 मंथ्स के अंतराल पर किए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, एट व्हाट इंटरवल सॉफ्ट शेड्यूल 3 ऑफ LHP कोच इज डन। यानी जो LHP कोचों का जो सॉफ्ट शेड्यूल किए जाते हैं वो कितने अंतराल पर किए जाते हैं। तो SS3 जो है हमारा या LHP कोचों का 6 इयर्स या 24 लाख किलोमीटर्स जो भी पहले हो, उस केस में हम सॉफ्ट शेड्यूल 3 LHP कोचेज का कंडक्ट करवाएंगे। यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 6 इयर्स। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, द मिनिमम बफर हाइट एबव रेल लेवल टू सेंटर ऑफ CBC ऑफ VPH इज। यानी यहाँ पर VPH के CBC के मध्य बिंदु तक जो ऊपरी रेल स्तर का जो न्यूनतम मानक जो स्टैंडर्ड बफर हाइट होना चाहिए वो कितना होना चाहिए। तो यहाँ पर जो मिनिमम बफर हाइट की अगर बात करें हम VPH के CBC के लिए, VPH सिंपली हाई कैपेसिटी पार्सल वाहन को यह रिप्रेजेंट करता है, जिसके लिए मिनिमम बफर हाइट जो होता है रेल लेवल से वह 1030 mm होना चाहिए, 1030 mm। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट इज द बफर स्ट्रोक इन ICF कोच। यहाँ पर जो मैक्सिमम प्लंजर स्ट्रोक या बफर स्ट्रोक जो होता है ICF कोचेज के केस में वह 127 mm होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो हमारा बफर का जो फेस होता है, जो डाया होता है हमारा प्लंजर का, वो बना होता है सिंपली हमारा कास्ट स्टील का बना होता है, जिसका डायमीटर की अगर बात करें तो 457 mm के इसका डाया होता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, डिस्ट्रक्शन ट्यूब इज प्रोवाइडेड इनसाइड द। जो डिस्ट्रक्शन ट्यूब होते हैं वह बफर्स के अंतर्गत प्रोवाइडेड होते हैं। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, परमिसिबल वेरिएशन इन व्हील ट्रेड डायमीटर ऑन द सेम एक्सल फिटेड इन पैसेंजर कैरिंग कोचेज। पैसेंजर कैरिंग कोचेज के साथ जो फिट होंगे अगर, तो उस केस में परमिसिबल वेरिएशन जो व्हील ट्रेड डायमीटर्स होगा सेम एक्सल के ऊपर, वह यहाँ पर हम तीनों केसों में देखेंगे। हम सेम एक्सल पर हमारा 0.5 mm, सेम बोगी में हमारा 5 mm और सेम कोच की अगर बात करें हम तो 13 mm तक हम अलाउ करते हैं मैक्सिमम व्हील ट्रेड डायमीटर्स का कोचिंग के केस में। तो यहाँ पर पूछा गया था सेम एक्सल के ऊपर, तो सेम एक्सल के ऊपर 0.5 mm हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट उत्तर होगा।
नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है द वेट ऑफ द आईसीएफ कोच इज ट्रांसफर्ड थ्रू। आईसीएफ कोच का जो वेट होता है वह सिंपली साइड मिरर के माध्यम से बॉडी से बोगी तक ट्रांसफर किए जाते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है न्यूली डायमेंशन ऑफ साइड बेरर बियरिंग पीस इज। साइड बियरिंग पीस का जो नया डायमेंशन का साइज जो होना चाहिए, बियरिंग पीस सिंपली अगर बात करें हम, इसका प्रयोग हम साइड बियर में जो आईसीएफ कोचेज के जो साइड बियर होते हैं उनमें प्रयोग करते हैं। जिसका शेप अगर बात करें तो यह अर्धगोलीय शेप में होता है, जिसका नया डायमेंशन 45 mm या डिक्रीज होकर जो अगर 42 mm तक आता है तो इसको हम सर्विस से कंडम कर देते हैं। यहाँ पर नए डायमेंशन पूछे गए थे, 45 mm इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट उत्तर होंगे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है हाउ मेनी ब्रेक ब्लॉक्स आर देयर इन कोच विथ बोगी माउंटेड ब्रेक रिंगिंग। यानी बोगी माउंटेड जो ब्रेक सिलेंडर टाइप्स यानी BMBC जो हमारे आईसीएफ कोचेज बोगी होते हैं, इनमें नंबर ऑफ ब्रेक ब्लॉक्स पूछा गया है। चूँकि आप जानते हैं कि ये हमारा बोगी है, प्रत्येक एक्सल के ऊपर हमारा एक एक ब्रेक सिलेंडर एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शंस में लगे होते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि एक एक्सल पर दोनों तरफ हमारा ब्रेक ब्लॉक लगा होता है। तो इस प्रकार जो नंबर ऑफ ब्रेक ब्लॉक्स पर बोगी में आएगा वो 8 की संख्या में, चूंकि 2 बोगी होते हैं तो 2 बोगी के लिए यहाँ पर नंबर ऑफ ब्रेक ब्लॉक्स जो पर कोचेज में होंगे वो 16 यानी 16 की संख्या में निकल कर आएंगे। यहाँ पर ऑप्शन नंबर की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है द कलर कोड ऑफ हेलिकल कॉइल स्प्रिंग ऑफ आईसीएफ बोगी। आईसीएफ बोगी के हेलिकल कॉइल स्प्रिंग का जो कलर कोड होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, वो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो इसमें अगर बात करें हम कि जो हेलिकल स्प्रिंग में मेनली तीन ग्रुप्स में कॉइल स्प्रिंग का प्रयोग किए जाते हैं, जिसमें हमारा ए ग्रुप्स, बी ग्रुप्स और सी ग्रुप्स होते हैं। ए ग्रुप्स में हमारा येलो कलर, बी ग्रुप्स में ऑक्सफोर्ड ब्लू कलर्स का प्रयोग किए जाते हैं, जबकि सी ग्रुप्स में ग्रीन कलर का प्रयोग किए जाते हैं। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर इस प्रकार का ए में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है द पुलिंग फोर्स रिक्वायर्ड फॉर अलार्म चेन एप्लीकेशन शुड बी मोर देन। अलार्म चेन पुलिंग करने के लिए जो हमारा बेड की रिक्वायरमेंट होता है, ताकि जो हमारा इमरजेंसी ब्रेकिंग किया जा सके कोचेज के अंतर्गत एज पर रिक्वायरमेंट, तो वहाँ पर हमारा पुलिंग फोर्स जो होगा वह 7 to 10 kg वेट्स की रिक्वायरमेंट होते हैं फोर्सेस के। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है इन BMBS Paul Hodge turns the ratchet with the adjusting screw by dash degree during the each stroke। यानी यहाँ पर बोला गया है कि जब हम पॉल होज को टर्न्स करते हैं ताकि जो हमारा एडजस्टिंग जो स्क्रू है वो रैचेट तक टर्न्स कर सके ड्यूरिंग द ईच स्ट्रोक्स, प्रत्येक स्ट्रोक के दौरान। तो वो हम जो टर्न करते हैं वो हम 20 डिग्री का टर्न्स देते हैं। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है गन मेटल इज एन एलॉय ऑफ। गन मेटल जो होता है, गन धातु, वह सिंपली कॉपर प्लस टीन प्लस जिंक के कॉम्बिनेशन से बनते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर हम ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन में केवल और केवल टीन और जिंक दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है नंबर ऑफ यो डैम्पर इन LHB कोचेज। LHB कोचों में नंबर ऑफ डैम्पर्स पूछे गए हैं, प्रत्येक LHB कोचेज में कितने प्रयोग किए जाते हैं। तो चूंकि आप जानते हैं कि ये हमारा बडी होता है और ये हमारा फिएट बोगी होते हैं, यहाँ पर इस प्रकार से एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं और प्रत्येक बोगी में 2 की संख्या में होते हैं यो डैम्पर। प्रत्येक कोचेज की अगर बात करें तो 4 की संख्या में यहाँ पर हो जाएंगे, जिसका प्रयोग जो हमारा रोलिंग मोशन होता है कोचेज का, इसके प्रिवेंट करने का काम जो होता है हमारा, मिनिमाइज करने का काम
वह ईओ डैम्पर्स के माध्यम से किए जाते हैं। तो इसका संख्या 4 की संख्या में प्रत्येक कोच में अवेलेबल होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर की अगर बात करें हम, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर हम बात करें तो मोस्ट फ्लोरेसेंट डाइज यूज्ड फॉर मैग्नेटिक प्रैक्टिकल टेस्टिंग आर व्हाट कलर, यानी चुंबकीय व्यवहारिक परीक्षण करने के लिए उपयोग किए जाने वाले मोस्ट फ्लोरेसेंट डाइज का कलर क्या होता है, वो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो जब भी हमें मैग्नेटिक प्रैक्टिकल टेस्टिंग करना होता है तो इस दौरान जो हम फ्लोरेसेंट डाइज का प्रयोग करते हैं, इसका कलर हमारा येलो और ग्रीन कलर्स का होता है। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी इसका सही उत्तर हो जाएंगे, येलो एवं ग्रीन। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है हाउ मेनी ब्रेक डिस्क ऑन 1 एक्सल, एक एक्सल के ऊपर कितने ब्रेक डिस्क होते हैं वो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो एक एक्सल जो होता है इस पर मेनली 2 ब्रेक डिस्क लगे होते हैं जिसके माध्यम से इनका ब्रेकिंग किए जाते हैं। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 नंबर्स में। जिसके अगर बात करें डाया का, तो इसका डाया 640 mm होता है, थिकनेस जो होता है वह 110 mm होता है, रिड्यूस होकर 96 mm आने पर हम सर्विस से कंडम कर देते हैं। इसके अलावा जो ब्रेक डिस्क के ऊपर छोटे छोटे फिन्स प्रोवाइडेड होते हैं, इसका पर्पस होता है ताकि जब भी हम ब्रेकिंग करें तो इस दौरान जो हमारा हीट जनरेट होता है उसको कूलिंग प्रोवाइड करवाया जा सके। इसके अलावा कंटिन्यू रूप से जो फिन्स होता है वो 3 से ज़्यादा फिन्स अगर ब्रोकन पाया जाता है तो उस दौरान हम उस चक्के को हम विड्रॉ कर लेंगे सर्विस से, उस ब्रेक डिस्क को हम यूज में नहीं लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है वेन ब्रेक इंडिकेटर शोज रेड द ब्रेक विल बी, जब भी अगर ब्रेक इंडिकेटर हमारा रेड शो करता है तो इसका मतलब है ब्रेक्स अप्लाई कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है व्हाट कोड विल बी डिस्प्लेड इन माइक्रो प्रोसेसर व्हेन होल सिस्टम वर्किंग परफेक्टली, यानी जब सारे सिस्टम यानी होल सिस्टम परफेक्ट रूप से कार्य कर रहा है तो इस दौरान जो माइक्रो प्रोसेसर में कौन सा कोड शो करेगा वो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो इस दौरान जो कोड शो करेगा वो 99 शो करेगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें कि अगर माइक्रो प्रोसेसर के ऊपर 72 शो करता है तो 1 एक्सल पर परमानेंट जो हमारा फॉल्ट है, परमानेंट फॉल्ट वो 1 एक्सल पर रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि अगर 73 रिप्रेजेंट करता है शो करता है तो सेवरल एक्सल पर हमारा फॉल्ट को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है हाउ मेनी CTRV इन LHB टाइप कोचेज, एक LHB टाइप कोचेज में नंबर ऑफ कार्टेज टेपर रोलर बियरिंग कितने संख्या में होते हैं। चूंकि प्रत्येक एक एक्सल पर दोनों तरफ चक्के को प्रॉपर रूप से मूवमेंट कराने के लिए हम CTRV का प्रयोग करते हैं, तो प्रत्येक चक्के पर हमारा दोनों तरफ हमारा CTRV होते हैं। चूँकि एक कोचेज में टोटल 4 एक्सल का प्रयोग किए जाते हैं, तो इस प्रकार टोटल आपका जो नंबर ऑफ बियरिंग निकल कर आएगा वो आपका 8 की संख्या में निकल कर आएंगे, यानी 8 की संख्या में प्रत्येक LHB कोचों में CTRV का प्रयोग किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है टॉर्क रिक्वायर्ड फॉर ब्रेक कैलिपर माउंटिंग बोल्ट, ब्रेक कैलिपर माउंटिंग बोल्ट के लिए जो टॉर्क वैल्यू रिक्वायरमेंट होता है वह 170 न्यूटन मीटर का रिक्वायरमेंट होता है। 170 न्यूटन मीटर टॉर्क वैल्यू फॉर ब्रेक कैलिपर माउंटिंग बोल्ट्स। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है ड्यूरिंग सर्विस एप्लीकेशन द ब्रेक शुड अप्लाई इन, जब भी सर्विस एप्लीकेशन के दौरान हम कितने सेकंड में ब्रेक लगनी चाहिए, तो इस दौरान जो ब्रेक लगनी चाहिए वो 3 से 5 सेकंड के अंतर्गत लगनी चाहिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं द CBC फिटेड ऑन LHB कोच हैज डैश फीचर्स, LHB कोचों में जो हमारा CBC लगा होता है वह हमारा H टाइप के CBC फिटेड होते हैं। यह मेनली हमारा
एंटी क्लाइंबिंग फीचर्स के साथ आते हैं। जब भी कोई दुर्घटना वगैरह होता है तो इस दौरान एक दूसरे के ऊपर कोचेज नहीं चढ़ पाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है फ्रीक्वेंसी ऑफ D1 शेड्यूल, डिपो 1 शेड्यूल्स का यहाँ पर फ्रीक्वेंसी पूछा गया है LHB कोचों के केस में। तो आफ्टर एवरी ट्रिप्स यहाँ पर डिपो 1 शेड्यूल्स LHB कोचों का किया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। जबकि डिपो 2 शेड्यूल्स की अगर बात करें तो यह 30 ± 3 डेज के अंतराल पर किए जाते हैं। जबकि D3 की अगर बात करें तो 180 ± 15 डेज के अंतराल पर डिपो 3 शेड्यूल्स LHB कोचों का किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है फ्रीक्वेंसी ऑफ SS1 शेड्यूल्स फॉर LHB कोचेज। LHB कोचों के केस में सॉफ्ट शेड्यूल फर्स्ट SS1 कितने अंतराल पर किए जाते हैं? तो यह किए जाते हैं 1.5 ईयर्स या 18 मंथ्स एवं 6 लाख किलोमीटर, जो भी पहले हो उस केस में हम सॉफ्ट शेड्यूल फर्स्ट LHB कोचों का कंडक्ट करवाएंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 18 मंथ्स के अंतराल पर सॉफ्ट शेड्यूल फर्स्ट LHB कोचों का किए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है रोलर बियरिंग इज कंसीडर्ड व्हेन इट्स टेम्परेचर रीचेज टू डैश डिग्री सेल्सियस ड्यूरिंग सर्विस। यानी यहाँ पर पूछा गया है कि रोलर बियरिंग्स को कंसीडर किया जाता है ताकि सर्विस में यूज में रह सके जब उसका जो मैक्सिमम लिमिट्स है, जो हमारा टेम्परेचर का जो 80 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ तक पहुँचने तक उसको रखा जाता है। यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है व्हाट इज व्हील बेस ऑफ LHB बोगी। LHB बोगी का यहाँ पर व्हील बेस पूछा गया है कि कितना होगा व्हील बेस। तो LHB बोगी की अगर बात करें हम तो LHB बोगी का व्हील बेस जो होता है वह 2560 mm होता है। वहीं ICF की अगर बात करें हम 2896 mm, वंदे भारत की अगर बात करें हम तो 2700 mm होता है। यहाँ पर केवल LHB कोचेज का पूछा गया था तो 2560 mm इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर की अगर बात करें हम तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा 2560 mm। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर हम बात करें अगर तो जो नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं ब्रॉड गेज ट्रैक गेज इज, जो हमारा ट्रैक गेज का जो थिकनेस हो ब्रॉड गेज होता है वह सिंपली 1676 mm होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न जो पूछे गए हैं वह पूछे गए हैं इन FDS HASP इंस्टॉल्ड इन लेबोरेटरी एरिया हैविंग मरकरी ल्यूब ट्यूब बिल ब्रस्ट एट डैश टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड। यहाँ पर पूछा गया है कि जो FDS में जो मरकरी ट्यूब वाले शौचालय जो हमारा स्थापित किए जाते हैं तो कितने तापमान तक वह प्रॉपर यूज में होते हैं, इसके अलावा वह ब्रस्ट हो सकते हैं। तो 65 डिग्री जो हमारा होता है 65 डिग्री सेल्सियस यहाँ तक वह यूज में लेते हैं। तो यहाँ पर बात करें हम ऑप्शन नंबर का तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है सी क्लास ओडीसी शैल बी मूव्ड ड्यूरिंग। सी क्लास ओडीसी जो होता है ओवर डायमेंशनल कंसाइनमेंट, इनका मूवमेंट हम केबल और केबल डे लाइट्स विथ एस्कॉर्टिंग स्टाफ के साथ हम करवाते हैं विथ 25 kmph के साथ केबल और केबल डे लाइट्स के दौरान। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है लेटरल एंड लॉन्गिट्यूडनल गाइडेंस ऑफ फिएट बोगी इज मेड बाय। LHB कोचों के लिए जो हम लेटरल एवं लॉन्गिट्यूडनल गाइडेंस जो किया जाता है वह आर्टिकुलेटेड कंट्रोल आर्म के जरिए किए जाते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिए गए हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आर्टिकुलेटेड कंट्रोल आर्म के जरिए फिएट बोगी में लेटरल एवं लॉन्गिट्यूडनल गाइडेंस किए जाते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है आर ए वैल्यू ऑफ टर्नेड एक्सल एट जनरल लोकेशन सेल नॉट बी मोर देन डैश माइक्रोन्स, यानी जनरल लोकेशन पर टर्नेड एक्सल का जो आर ए मूल्य होना चाहिए वो कितने माइक्रोन से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो यह 0.8 माइक्रोन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए अगर एक्सल जो है वह जनरल लोकेशन पर टर्न किए जाते हैं। तो यहाँ पर बात करें हम ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा 0.8 माइक्रोन्स। नेक्स्ट प्रश्न यहां पर है रूफ सीट ऑफ एलएचबी कोचेज आर मैन्युफैक्चर फ्रॉम, यानी एलएचबी कोचों का जो रूफ सीट होता है वह मैन्युफैक्चर किए जाते हैं किसके माध्यम से। तो रूफ सीट हो या थॉरो फ्लोर हो, ये दोनों के दोनों थॉरो फ्लोर हो, दोनों जो एलएचबी कोचेज का जो बने होते हैं आइटम्स वो ऑस्टेनेटिक स्टील के माध्यम से बनाए जाते हैं, रूफ सीट हो या थॉरो फ्लोर। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है इन सिंगल पाइप ब्रेक सिस्टम द टाइम टेकन इन रिलीजिंग ब्रेक सिलेंडर प्रेशर, सिंगल पाइप ब्रेक प्रणाली में जो ब्रेक सिलेंडर से प्रेशर जो रिलीज होने में समय लगता है वो कितना समय लगता है। तो सिंगल पाइप की अगर बात करें हम, सिंगल पाइप ब्रेक सिस्टम के अंतर्गत 45 से लेकर 60 सेकेंड का समय रिलीज होने में लगते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर की अगर बात करें हम, तो ऑप्शन नंबर इस प्रकार का ए में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है फॉर्म यूज टू प्लेस और नॉन स्टॉक इंडेंट्स, नॉन स्टॉक इंडेंट्स को प्लेस करने के लिए जो हम फॉर्म यूज में लेते हैं वो फॉर्म कौन सा है। तो वह फॉर्म जो होता है वह S1302 का प्रयोग किया जाता है जब हमें कोई नॉन स्टॉक इंडेंट्स को प्लेस करना होता है। तो यहाँ पर बात करें हम ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा बात करिए हमारा नॉन स्टॉक आइटम के लिए होता है, जबकि स्टॉक आइटम के लिए अगर बात करें हम जिसके कंबाइंड इक्वेशन अब हम इस्यूमेट के लिए जो हम जारी करते हैं फॉर्म वह S1313 का प्रयोग किए जाते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आप केवल पूछे गए थे नॉन स्टॉक के रिगार्डिंग, तो S1302 ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है नंबर ऑफ पीटीओ सेट्स एलिजिबल टू गैजेटेड ऑफिसर इन अ ईयर, गैजेटेड ऑफिसर्स कितने पीटीओ प्रत्येक वर्ष ले सकते हैं। तो पीटीओ प्रिविलेज टिकट ऑर्डर होता है जिसका वैधता वैलिडिटी की बात करें तो 5 मंथ्स होते हैं, चाहे वो ग्रुप ए से लेकर बी, सी एवं डी के एम्प्लॉयज हो। चारों केसों में इन्हें 4 सेट्स ही पास पर ईयर प्रोवाइड करवाए जाते हैं यहाँ पर पीटीओज। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है नंबर ऑफ HLAP बिल क्रेडिटेड ऑफ एन एम्प्लॉय इन अ ईयर, एक वर्ष में कर्मचारी के खाते में अर्ध औसत वेतन छुट्टी यानी लीव ऑन हाफ एवरेज पे कितने जमा होता है एक वर्ष के अंतर्गत। तो एक वर्ष के अंतर्गत 20 LHAP पर ईयर कर्मचारी के खाते में क्रिएट किए जाते हैं, जिसकी अगर बात करें एक्यूमुलेटेड की लिमिट्स की, तो इसको हम अनलिमिटेड एक्यूमुलेट कर सकते हैं LHAP को। तो यहाँ पर बात करें 1 ईयर के दौरान 20 LHAP कर्मचारी को दिए प्रोवाइड करवाए जाते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है थर्ड एंड फोर्थ डिजिट्स इन अ PL नंबर रिप्रेजेंट्स, प्राइस लिस्ट नंबर जो कि 8 डिजिट्स का होता है, इसमें पहला और दूसरा अंक सिंपली इसके मेजर ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। थर्ड 4 डिजिट जो होता है इसके सब ग्रुप को, 5, 6 एवं 7 जो होता है इसके सीरियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है, जबकि 8 डिजिट जो होता है इसके चेक डिजिट्स को रिप्रेजेंट करता है, जिसके माध्यम से जो 8 अंकों का PL नंबर का फॉर्मेशन होते हैं यह सही है या गलत है इसकी जांच इसके माध्यम से किया जा सकता है। तो यहाँ पर केवल पूछा गया था कि जो थर्ड एवं 4 डिजिट्स जो होते हैं PL नंबर के अंतर्गत वह क्या रिप्रेजेंट करता है, तो वह किसी भी आइटम के सब ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर
बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहां पर है, रिडक्शन टू अ लोअर स्टेज इन अ टाइम स्केल ऑफ पे फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग डैश मंथ्स विदाउट कम्युलेटिव इफेक्ट्स कम्स अंडर मेजर पेनाल्टी। बिना कम्युलेटिव इफेक्ट्स के साथ कितने महीने से ज़्यादा अगर कोई लोअर स्टेज टाइम स्केल्स में अगर रिडक्शन दिया जाता है, जिसके बाद उसे वो मेजर पेनाल्टी के अंतर्गत प्रभाव में आ जाता है, कंसिडर किए जाते हैं बड़ी शास्ति के अंतर्गत। तो यह टाइम पीरियड जो है वह 3 ईयर्स का होता है। 3 ईयर्स से ज़्यादा अगर किसी को लोअर स्टेज स्केल में रिडक्शन किया जाता है पे स्केल के अंतर्गत, जो कि 36 मंथ्स, जिसे हम 36 मंथ्स के तौर पर 3 ईयर्स हो जाएंगे यहाँ पर, इसको अगर एक्सीड करता है तो यह मेजर पेनाल्टी के अंतर्गत आ जाएंगे, बड़ी शास्ति के अंतर्गत। इसके लिए कर्मचारी को स्टैंडर्ड फॉर्म 5 का प्रयोग किए जाएंगे। यहाँ पर ऑप्शन नंबर की अगर बात करें हम, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 36 मंथ्स। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, कंडेम्ड मटेरियल विल बी हैंडेड ओवर टू स्टोर बाय। कंडेम्ड मटेरियल जो होता है उसे स्टोर को डैश के माध्यम से दिया जाता है। तो जब भी कोई कंडेम्ड मटेरियल जो डिपो को वापस स्टोर को लौटाना होता है, इसके लिए DS8 डिस्पोजल ऑफ सरप्लस स्टोर्स 8 नोट का हम प्रयोग करते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, रिव्यू एंड रिवीजन ऑफ इम्प्रेस्ड इज सबमिटेड इन फॉर्म। यानी यहाँ पर बोला गया है कि जो इम्प्रेस्ड जो हमारा होता है, इम्प्रेस्ड, इनका रिव्यू एवं रिवीजन जो होगा वो सबमिट किया जाता है कौन से फॉर्म के अंतर्गत। तो यह फॉर्म होता है सिंपली F27 फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर बात करें हम ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर हम यहाँ पर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, व्हाट इज द गैप टू बी मेंटेन बिटवीन सेंसर एंड फोनिक बिल इन LHV। LHV कोचों के अंतर्गत जो स्पीड सेंसर एवं फोनिक बिल के बीच जो गैप मेंटेन किया जाता है वह 0.9 से लेकर 1.4 mm के बीच का यहाँ पर गैप मेंटेन किए जाते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर की अगर बात करें हम, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, टॉर्क रिक्वायर्ड फॉर कंट्रोल आर्म ब्रैकेट बोल्ट्स M16 टाइप्स के जो बोल्ट्स होते हैं जिसके लिए जो हम कंट्रोल आर्म ब्रैकेट में प्रयोग करते हैं, इनके लिए जो टॉर्क वैल्यू रिक्वायरमेंट होता है वह 170 न्यूटन मीटर्स टॉर्क वैल्यू की यहाँ पर रिक्वायरमेंट होते हैं। तो यहाँ पर बात करें हम ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, सिंबल इन ड्राइंग इंडिकेट्स। जो यह सिंबल रिप्रेजेंट कर रहा है यह सिंपली किसी ऑब्जेक्ट के डायमीटर को यह रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, CAM स्टैंड्स फॉर। CAM जो होता है वह सिंपली कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, एज ए पर्सन हु हैज अल्टीमेट कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ फैक्ट्री एज पर फैक्ट्री एक्ट 1948 इज कॉल्ड एज। यानी ऐसा व्यक्ति जो कि फैक्ट्री अधिनियम 1948 के अनुसार वह उसके पास पूरे प्रॉपर अल्टीमेट कंट्रोल होता है फैक्ट्री का, वर्कशॉप का, उसे हम ऑक्यूपायर के तौर पर जानते हैं, जिसका पूरे वर्कशॉप या फैक्ट्री के ऊपर पूरे रूप से अल्टीमेट कंट्रोल होता है। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। वर्कशॉप के केस में CWM चीफ वर्कशॉप मैनेजर जो होते हैं, इनका वर्कशॉप के ऊपर पूरे अल्टीमेट कंट्रोल होता है, यह एक ऑक्यूपायर के तौर पर होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, इन CLW पैटर्न्स ऑफ इंसेंटिव स्कीम एम्प्लॉयज आर कैटेगराइज इन।
CLW यानी चित्तरंजन लोकोमोटिव्स वर्क्स पैटर्न के अंतर्गत जो प्रोत्साहन योजना के लिए जो कैटेगराइज किए गए कर्मचारी को कितने कैटेगराइज में किए गए हैं, तो मेनली 3 ग्रुप्स में रखे गए हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जिसमें अगर बात करें तो DW यानी डायरेक्ट वर्कर, जिसके अंतर्गत हमारा टेक्नीशियन वगैरह आते हैं। इसके अलावा बात करें EIW इसेंशियल इनडायरेक्ट वर्कर, इसके अंतर्गत जो सुपरवाइजर वगैरह आते हैं, क्रेन ड्राइवर, इनको शामिल किया जाता है। जबकि एक होता है IW इनडायरेक्ट वर्कर, जिसमें जितने भी असिस्टेंट वगैरह होते हैं इनको इनडायरेक्ट वर्कर के तौर पर रखा जाता है। इस प्रकार टोटल CLW पैटर्न के अंतर्गत जो कर्मचारी को 3 कैटेगरी में रखे गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, इन एलिजिबल लेटरल बम्प स्टॉक क्लियरेंस शैल बी मेंटेन्ड बिटवीन। एलिजिबल के अंतर्गत जो हमारा लेटरल बम्प स्टॉप की क्लियरेंस जो मेंटेन किया जाना चाहिए वो कितना होता है लेटरल बम्प स्टॉप का क्लियरेंस। तो लेटरल जो कि हमारा ट्रैक्शन सेंटर के पास यह सारे दोनों क्लियरेंस होते हैं हमारे लेटरल बम्प स्टॉप। इसका क्लियरेंस की अगर बात करें हम तो इसका क्लियरेंस जो होता है लेटरल बम्प स्टॉप का क्लियरेंस या 25 प्लस माइनस 5 mm के रेंज में होते हैं। एक होता है लॉन्गिट्यूडनल बम्प स्टॉप, लॉन्गिट्यूडनल बम्प स्टॉप या जो क्लियरेंस होता है वह 8 + 5 - 2 mm होता है। यानी यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि 2 तरह के क्लियरेंस मेनली ट्रैक्शन सेंटर के पास होते हैं। एक होता है लेटरल बम्प स्टॉप क्लियरेंस, जिसका डायमेंशन की अगर बात करें तो 25 प्लस माइनस 5 mm होता है। वहीं लेटरल लॉन्गिट्यूडनल क्लियरेंस की अगर बात करें तो यह 8 + 5 - 2 mm होते हैं। यहाँ पर प्रश्न में केवल पूछा गया था लेटरल बम्प स्टॉप के रिगार्डिंग, तो यह रेंज जो होगा वह 15 से लेकर 20 से लेकर 30 mm के बीच में आएगा, यानी 25 प्लस माइनस 5 mm। यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, इन बायो इन्वायरमेंट फ्रेंडली बायो टैंक विच टाइप ऑफ बैक्टीरिया इज यूज्ड। यानी यहाँ पर बोला गया है कि बायो पर्यावरण हितैषी वाले जो बायो टैंक्स होते हैं इनमें कौन से टाइप्स के बैक्टीरिया का प्रयोग किए जाते हैं। इनमें जो बैक्टीरिया का प्रयोग किए जाते हैं वो एनरोबिक बैक्टीरिया होता है। यहाँ पर बात करिए ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, एनरोबिक बैक्टीरिया। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, विच मटेरियल हैज एक्सट्रीमली लार्ज रेसिस्टेंट। इनमें से कौन सा सबसे ज़्यादा प्रतिरोधक सामग्री यानी मटेरियल है एक्सट्रीमली लार्ज रेसिस्टेंस वाले मटेरियल। इसमें यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो होगा वो इंसुलेटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं वो पूछे गए हैं, व्हाट इज द इक्विवेलेंट डेसिमल सिस्टम ऑफ द बाइनरी नंबर। यहाँ पर एक बाइनरी नंबर दिया गया है, इसका यहाँ पर पूछा गया है कि जो हमारा बाइनरी नंबर है इनको डेसिमल प्रणाली में क्या निकल कर आएगा, वो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो सिंपली इस प्रकार के प्रश्न को अटेम्प्ट करने के लिए यहाँ पर 2 बेस यहाँ पर दिया गया है। तो सिंपली यहाँ पर बात करें हम 0, 1, 2 और 3, यहाँ पर इस तरह से आप लेफ्ट से राइट तरफ जाएंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में। चूँकि यहाँ पर 2 बेस है तो 2 बेस के केस में यहाँ पर आप देखेंगे कि 2 के पावर 0 यहाँ पर होगा, इनटू 1 हो जाएगा। इसी प्रकार आगे बढ़ते चलेंगे हम, 1 है यहाँ पर 2 के पावर 1 हो जाएगा, यहाँ पर 1 होगा, यानी 1 से यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करते चलेंगे क्योंकि ऊपर में सारे हमारे टर्म जो है 1 के यहाँ पर रिप्रेजेंट किए गए हैं। इसी प्रकार नेक्स्ट जो टर्म होगा हमारा वह 2 के पावर यहाँ पर 2 है तो 2 हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। इसी प्रकार हमारा आगे जो होगा वह 2 के पावर यहाँ पर प्लस पहले आ जाएगा, 2 के पावर 3 और इंटू 1 रहेगा।
अब चारों टर्म को जब आप मल्टीप्लाई करके निकालेंगे तो आप यहाँ पर जो निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा 8 + 4 + 2 + 1 निकल कर आएगा, जिसका वैल्यू जो होगा वो 15 निकल कर आएगा। यानी यहाँ पर जो 111 का 2 का जो बाइनरी नंबर दिया गया था इसका डेसिमल फॉर्म में 15 इसका नंबर निकल कर आएंगे। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ प्रश्न है फायर सप्रेशन सिस्टम यूज्ड इन पावर कार्ड्स। पावर कार्ड्स में यहाँ पर उपयोग किए जाने वाले जो सप्रेशन सिस्टम होते हैं उसे हम FDSS के तौर पर जानते हैं, यानी फायर डिटेक्शन एंड सप्रेशन सिस्टम। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है लेटेस्ट फ्लशिंग सिस्टम यूज्ड इन LHB टू AC कोचेज। LHB AC कोचों में जो हम लेटेस्ट रूप से जो फ्लशिंग प्रणाली का प्रयोग करते हैं वो कौन सा है, तो वो है डबल फ्लैश बल्ब विथ इलेक्ट्रिकल पुश बटन। यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है इन द इवेंट ऑफ फेलियर ऑफ एयर स्प्रिंग ट्रेन कैन रन विथ डैश स्पीड kmph ड्यूरिंग द इन रूट। इन रूट के दौरान अगर कोई एयर स्प्रिंग में फेलियर आता है तो इस दौरान जो हम ट्रेन को रन करेंगे वह 60 kmph के स्पीड से हम आगे अलाउ करेंगे। यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है फीबा। यहाँ पर फीबा होना चाहिए, यानी फीबा एक्चुएट व्हेन। फीबा कब एक्चुएट होता है, जिससे यह एक्चुएट होता है जब हमारा एयर स्प्रिंग फेल होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फीबा यानी फेलियर इंडिकेशन कम ब्रेक एप्लीकेशन डिवाइस होता है। जब भी हमारा ब्रेक एप्लीकेशन जो हमारा होता है एयर स्प्रिंग का, तो उस दौरान हमारा फीबा सेंस करता है और पूरे गाड़ी में ब्रेक लगा देते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमेस्टिक पावर इन इंडिया। डोमेस्टिक पावर का फ्रीक्वेंसी भारत के अंतर्गत कितना है, तो यह 50 हर्ट्ज के इक्वल है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है इन वंदे भारत ट्रेन सेट्स 1 यूनिट कंसिस्ट ऑफ डैश नंबर ऑफ कोचेज। यानी यहाँ पर बोला गया है कि जो वंदे भारत का एक यूनिट जो होता है इसमें कितने कोचों के साथ यह फॉर्मेशन होते हैं, 1 यूनिट्स। तो मेनली हमारा LHB को जो हमारा वंदे भारत कोचेज है इसमें हमारा इंड बेसिक यूनिट होता है जो कि दोनों सुरों के इंड में लगा होता है। एक हमारा होता है MBU यानी मिडिल बेसिक यूनिट्स। इंड बेसिक यूनिट्स में हमारा DDC ड्राइविंग टेलर कार, मोटर कोच, टेलर कोच, फिर हमारा मोटर कोच लगा होता है। वहीं अगर बात करें मिडिल बेसिक यूनिट्स में तो नॉन ड्राइविंग टेलर कोच NDTC, मोटर कोच, फिर टेलर कोच, फिर हमारा मोटर कोच लगे होते हैं। इस प्रकार देख पा रहे होंगे कि प्रत्येक यूनिट्स में केवल 4 कोचों का यहाँ पर फॉर्मेशन किया जाता है। यहाँ पर बात करें हम ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं इन वंदे भारत ट्रेन से ड्राइविंग पैनल अवेलेबल इन विच कोच। ड्राइविंग पैनल जो होता है वह DTC यानी ड्राइविंग टेलर कोच के अंतर्गत में मौजूद होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है बैक प्रेशर टेस्ट ऑफ व्हील डिस्क टू बी कंडक्टेड आफ्टर डैश आवर्स फ्रॉम द ओरिजिनल प्रेस इन। व्हील डिस्क जो बैक प्रेशर का जो व्हील डिस्क का हम चेक करते हैं यह मेनली जो हम करते हैं वो 48 आवर्स के बाद ही करते हैं, जब हम ओरिजिनल प्रेस के बाद। तो यहाँ पर बात करें हम ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, 48 आवर्स। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है क्वांटिटी ऑफ ग्रीस टू बी फिलेड इन ICF कोच रोलर बियरिंग इन डैश kg। यानी यहाँ पर बोला गया कि जो ICF कोचेस के जो रोलर बियरिंग जो क्वांटिटी ग्रीस का यूज किया जाता है
वो 1.75 kg के तौर पर यूज किए जाते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, टॉर्क रिक्वायर्ड फॉर टाइटनिंग ऑफ इंटरलॉकिंग बोल्ट्स M18 M16 ऑफ ICF एक्सल kg मीटर। यहाँ पर बोला गया कि जो ICF एक्सल के एंड लॉकिंग बोल्ट्स M16 को कसने के लिए, टॉर्क करने के लिए जो हम टॉर्क वैल्यू का रिक्वायरमेंट होता है टाइटनिंग करने के लिए, वो कितने टॉर्क वैल्यू का रिक्वायरमेंट होता है, तो 11 से लेकर 12 kg मीटर तक यहाँ पर हमारा टॉर्क वैल्यू की रिक्वायरमेंट होता है। M16 बोल्ट जो हमारा ICF एक्सल के तौर पर यूज में लिए जाते हैं। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, NMGHS बोगी शुड हैव डैश डैम्पिंग अरेंजमेंट। NMGHS जो है हमारा, इसमें कौन से डैम्पिंग व्यवस्था होती हैं, तो इसमें सिंपली फ्रिक्शन जो हमारा स्नबर डैम्पिंग अरेंजमेंट जो होता है हमारा, इसका प्रयोग किए जाते हैं, जो कि फ्रिक्शन स्नबर होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, बीच ऑफ द थर्मल व्हील डिफेक्ट्स दैट कैन बी अलाउड टू सर्विस। इनमें से कौन सा सेवा अवधि के दौरान जो थर्मल व्हील्स खराबी को हम अलाउ कर सकते हैं, तो जो हमारा रिम फॉलो वाले जो डिफेक्ट्स होते हैं उसको हम सर्विस में अलाउ कर सकते हैं। तो यहाँ पर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा सेटेड रिंग हो या सेल्टर्ड थ्रेड हो या स्प्रेड रिम हो, इसको हम सर्विस में अलाउ नहीं करते हैं। केवल रिम फॉलो वाले डिफेक्ट्स को हम सर्विस में अलाउ कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ ब्रेक डिस्क इन mm। ब्रेक डिस्क का डायमीटर यहाँ पर पूछा गया है। तो जो ब्रेक डिस्क जो प्रत्येक सेल पर 2 की संख्या में होते हैं, इनका जो डाया की अगर बात करें तो 640 mm इसका डायमीटर होता है, व्यास होता है। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं वह 10 प्रश्न जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज राजभाषा से पूछे गए हैं। पहले प्रश्न पूछे गए हैं, राजभाषा का वार्षिक कार्यक्रम किस मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। जो मंत्रालय जारी करता है राजभाषा के रिगार्डिंग कोई नोटिफिकेशन, वह गृह मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है, होम मिनिस्ट्री के द्वारा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, राजभाषा नियम के अनुसार क क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शासित शामिल है। यहाँ पर राज्य शामिल है क क्षेत्र ए रीजन के अंतर्गत, तो महाराष्ट्र हो या गुजरात हो या पंजाब हो, ये तीनों के तीनों यहाँ पर बी रीजन्स में शामिल है, जबकि छत्तीसगढ़ जो है वो क क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, राजभाषा नियम के अनुसार ग क्षेत्र सी रीजन में यहाँ पर पूछा गया है कि सी रीजन में यहाँ पर कौन सा राज्य शामिल नहीं है। तो सी रीजन के अंतर्गत अगर बात करें हम, तो चाहे तमिलनाडु हो, उड़ीसा हो, केरल हो, ये तीनों के तीनों हमारा सी रीजन के अंतर्गत शामिल है, जबकि अंडमान निकोबार जो है वह यूनियन टेरेटरी के तौर पर रीजन ए में यहाँ पर इंक्लूड किए गए हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, हिंदी में प्रतिवर्ष न्यूनतम शब्द लेखन पुरस्कार योजना में किसी इकाई में कुल पुरस्कारों के जो नंबर्स होता है वह 10 के नंबर्स में होते हैं, 10 की संख्या में। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, रेलवे में हिंदी मौलिक काव्य एवं गजल संग्रह, यानी यहाँ पर पोएम के रिलेटेड कलेक्शन अगर करता है मौलिक रूप से, तो उसके लिए किस साहित्यकार के नाम पर यह पुरस्कार योजना चलाया जाता है। तो यह चलाया जाता है मैथिली शरण गुप्त के नाम पर यह पुरस्कार योजना चलाए जाते हैं। इसके अलावा बात करें हम, तो प्रेमचंद के अंतर्गत स्टोरी एवं नोवेल को राइटिंग करने के लिए दिया जाता है, और लाल बहादुर शास्त्री अवार्ड जो है इसके अंतर्गत टेक्निकल बुक्स अगर लिखता है मौलिक रूप से, तो उस केस में वह प्रोवाइड किए जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, राजभाषा अधिनियम के सेक्शन 33
सेक्शन धारा 33 के बारे में बात किया जा रहा है। तो इसका जो प्रभाव में आया था वो 26 जनवरी 1965 को यह प्रभाव में आया था, जिसके अंतर्गत मेनली 14 डॉक्यूमेंट्स को शामिल किया गया है जिसको बाइलिंगुअल में होना अनिवार्य है और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटी साइनिंग अथॉरिटी होंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, संसदीय राजभाषा समिति यानी पार्लियामेंट्री ऑफिशियल लैंग्वेज कमेटी का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसके अध्यक्ष होम मिनिस्टर होते हैं, गृह मंत्री होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा संसदीय राजभाषा समिति में 30 मेंबर्स होते हैं, 20 मेंबर्स लोकसभा, 10 मेंबर्स राज्यसभा से आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, हिंदी सलाहकार समिति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो इसका कार्यकाल जो है हिंदी सलाहकार समिति का वो 3 वर्षों का होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति यानी TOLIC टाउन ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमेटी का जो मीटिंग का जो इंटरवल होता है वो वर्ष में कितने बार, एक ईयर्स में कितने बार किया जाता है? तो 6 मंथ में एक बार मीटिंग कराए जाते हैं, जो कि प्रश्न में 1 वर्ष में पूछा गया है। तो 1 वर्ष में टोटल 2 बार इसका मीटिंग कंडक्ट करवाए जाएंगे। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा इस मीटिंग के अंतर्गत जो चेयरमैन होते हैं वो सीनियर मोस्ट ऑफिसर्स सेंट्रल गवर्नमेंट्स के होते हैं, जिस सिटी में यह मीटिंग कंडक्ट किए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, राजभाषा नियम 1976 के अंतर्गत जो रूल 5 के अनुसार हिंदी में हस्ताक्षरित पत्रों का उत्तर किस भाषा में दिया जाना चाहिए? तो जब भी रूल 5 के अंतर्गत कोई भी लेटर अगर हिंदी में प्राप्त होता है तो इसका उत्तर हिंदी में ही दिया जाना चाहिए, यह इसके अंतर्गत मेंशन किया गया है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपके पास भी कोई ऐसा पेपर है जिसका आप सॉल्यूशन चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपना पेपर भेज सकते हैं। धन्यवाद।